सो नाउ वी आर डूइंग सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले थैलेमस के क्लिनिकल्स हैं। अब वो बता रहे हैं कि थैलेमस थैलेमस के अंदर कोई भी लीजन होती है तो उसके उसकी किस किस तरह से मैनिफेस्टेशन हो सकती है। तो एज यू नो कि जितने भी सेंसरी ट्रैक्स असेंड कर रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से वो टर्मिनेट करते हैं एक्सेप्ट ऑल्फेक्शन इनटू द थैलेमस, और थैलेमस के न्यूक्लियाई में वो टर्मिनेट कर रही होती है और वहाँ से फिर वो जाते हैं सेरिब्रम के अंदर, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर। तो अगर कोई इंजरी होगी थैलेमस में तो सबसे पहले वो सेंसेशंस अफेक्ट होंगी। वो सेंसेशंस हाइपो भी हो सकती हैं, यानी उनमें कमी भी आ सकती है, और वो एग्जैजरेट भी हो सकती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास थैलेमस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेन। तो थैलेमस में लीजन की वजह से बहुत सीवियर और सडन पेन अपीयर होने लग जाती है। और इसका चूँकि लिम्बिक सिस्टम्स के साथ भी इसका जो इंटीरियर मोस्ट न्यूक्लियस है उसका कनेक्शन है लिम्बिक सिस्टम के साथ, दैट्स वाई वाया मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, इफ़ यू हैव रेड दैट। तो इसकी वजह से इसमें इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकती हैं थैलेमिक सिंड्रोम के पेशेंट में। ठीक है, और ये किस आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से होता है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी दैट इज सप्लाइंग द थैलेमस। ठीक है, अब उसमें वो बता रहे हैं नेक्स्ट इस टेबल के अंदर ये बता रहे हैं कि अब सेरिब्रम के जो अदर पार्ट्स हैं उनमें हम क्या क्या उनको अफेक्ट हो तो क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट के अंदर अपीयर हो सकते हैं। सो हम इनको पढ़ लेते हैं, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। इसमें से जो ब्रोकाज एरिया वर्निकीज एरिया वाला है वो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज बाकियों का एग्जाम में नहीं आया हुआ, कभी भी नहीं आया हुआ। तो प्राइमरी मोटर एरिया है, मोटर एरिया है, तो ऑब्वियसली जब ये डैमेज होगा तो मोनोप्लीजिया हो सकता है, कॉन्ट्रालेटरल मोनोप्लीजिया अगर एक साइड का प्राइमरी मोटर एरिया अफेक्टेड है। हेमीप्लीजिया हो सकता है, जैक्सोनियन एपिलेप्टिक सीजर्स। सीजर्स की अगर आपने टाइप पढ़ी हो तो उसमें से जैक्सोनियन सीजर्स होते हैं, वो हो सकते हैं इसकी वजह से। प्री मोटर एरिया हो तो एप्रेक्सिया होता है जिसमें स्किल्ड मूवमेंट लॉस्ट हो जाती है, बिकॉज प्री मोटर एरिया इज इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ स्किल्ड मूवमेंट्स। उसके बाद फ्रंटल आई फील्ड है, तो वो आई फील्ड से रिलेटेड है, तो उसमें आइज की लीजन होगी तो डेविएशन होगी टू द साइड ऑफ लीजन, आइज डेविएट कर जाएंगी। उसके बाद है प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया में पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं, अगर इसमें कोई डैमेज आ जाए तो। ब्रोकाज एरिया इंपॉर्टेंट है, एफेजिया हो जाता है यानी मोटर स्पीच और डिसेबिलिटी हो जाती है, आप बोल नहीं सकते डिस्पाइट आपके जहन में बोलने के लिए वर्ड्स भी होते हैं, आपको समझ भी आ रही होती है अगले पर्सन की, बट व्हेन यू विल ट्राई टू स्पीच और मेक वर्ड्स योर आर्टिकुलेशन सिस्टम डोंट वर्क। इसको हम मोटर एफिजिया कहते हैं। डिफिकल्टी इन स्पोकन स्पीच और राइटिंग, एग्राफिया भी हो जाता है इसमें। नॉन फ्लुएंट स्पीच होती है यानी स्लरिंग स्पीच होगी। और की वर्ड स्पोकन आर नॉर्मल, यानी कुछ ऐसे जो वर्ड्स हैं हाँ ना ये वाले शायद वो बोल लें, बट एक जो कंटिन्यूटी है स्पीच के अंदर, फ्लुएंसी है, वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट सोमेटोसेंसरी एरिया, यानी सोमेटोसेंसरी एरिया 1 2 3। तो ये वाली अगर हो जाएंगे लीजन होगी तो कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस हो जाएगा। सेकेंडरी सोमेटोसेंसरी एरिया, सेकेंडरी सोमेटोसेंसरी एरिया अगर डैमेज होगा तो आप पेन और टेम्परेचर को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है एरियाज बिहाइंड द मेन सेंसरी एरिया, एरिया 5 and 7। इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स बाय फीलिंग देम, जिसमें जो स्टीरियोग्नोसिस का जो पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट है वो इस पर अप्लाई होता है, तो वो आप लॉस्ट कर देंगे। उसके बाद है सेंसरी स्पीच एरिया, वर्निकीज एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से भी एफेजिया होता है, बट यानी बोला नहीं जाता, लेकिन जो है वो इसमें बोला जाता है। इसमें असल में होता ये है कि जो जिस हमारा ब्रेन का जो एरिया जो रिस्पॉन्सिबल है कि जब कोई शख्स हमारे सामने बोल रहा होता है, हम उसकी लिपसिंग से, उसकी वॉइस से हम उसके वर्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं और उसके वर्ड्स को समझकर अपने जहन में उसकी बातों का एक मीनिंग बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते कि सामने वाला पर्सन बोल क्या रहा है। ठीक है, और जब आपको उसकी नहीं समझ आएगी तो आप खुद उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे। सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन सेंसरी एफेजिया। इसको हम सेंसरी एफेजिया कहते हैं। जो ब्रोकाज एरिया में डैमेज की वजह से होता है वो मोटर एफेजिया होता है। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद है इसमें होता है कि लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन स्पीच। स्पोकन स्पीच इज फ्लुएंट बट कंटेन्स पैराफेजिया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ वर्ड विद नॉन वर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स एंड न्यूलॉजिज्म, यानी बोलते बोलते वो कोई ऐसा वर्ड बोल देगा जिसका उस बात से कोई भी लेना देना नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है लेफ्ट पेरिसिल्वियन एरिया, जिसमें ये दोनों आ जाते हैं, उसमें ग्लोबल एफेजिया हो जाता है। सेंसरी और मोटर दोनों एफेजियाज उसमें को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है तो इसमें बायलेटरल लॉस ऑफ हेयरिंग होगा अगर एक साइड इफेक्ट है। ठीक है, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑडिटरी एरिया विल रिजल्ट इन डेफनेस, अगर दोनों साइड्स का इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर एक साइड इन्वॉल्व है तो थोड़ा हेयरिंग लॉस होगा लेकिन दोनों साइड्स पर होगा। लेकिन अगर पूरे दोनों एरियाज की इन्वॉल्वमेंट है और सवियर है तो डेफनेस हो सकती है। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया की बात हुई है जो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया से हम इंटरप्रेट करते हैं कि जब कोई पर्सन बोल रहा है तो हम उसको आवाज़ सुनते हैं और वर्ड्स को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो
अब वर्ड डेफनेस हो जाती है इसमें, इनएबिलिटी टू इंटरप्रेट मीनिंग ऑफ द साउंड्स हर्ड, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी विजुअल एरिया, और जो विजुअल एसोसिएशन एरिया है ना, जैसे ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया की वजह से आप सामने वाले की मीनिंग को इंटरप्रेट नहीं कर रहे जो वो बोल रहा है। विजुअल वाले में जो आप देख रहे हैं आप उसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रीडिंग। तो रीडिंग इसमें लॉस हो जाती है विजुअल एसोसिएशन एरिया के लीजन में, जिसको हम विजुअल एग्नोसिया कहते हैं, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, वर्ड ब्लाइंडनेस, और इसको एलेक्सिया भी कहते हैं। प्राइमरी विजुअल एरिया के लीजन की वजह से क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमियानोपिया, ये जो है हमने ऑप्टिक नर्व के क्लिनिकल्स में भी डिस्कस किया था। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो ऑप्टिक ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जो विजुअल एरिया है विच इज़ ब्रॉडमैन्स एरिया 17, उसका हो तो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पर होमोनाइमस यानी दोनों आइज़ का सेम साइड पर हाफ ऑफ विजुअल फील्ड लॉस्ट हो जाता है, जिसको हम हेमियानोपिया कहते हैं, और बीच में मैकुलर स्पेयरिंग होती है, यानी मैकुला वाला एरिया स्पेयर कर दिया जाता है दोनों आइज़ का, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द एरियाज, ठीक है। उसके बाद है द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल इज ऑफ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि इंटरनल कैप्सूल वो एरिया है, एक्चुअली इंटरनल कैप्सूल है क्या, इंटरनल कैप्सूल है, अगर आपको याद हो, ये बीच में थर्ड वेंट्रिकल है, मैं कोरोनल सेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास साइड्स में 2 थैलेमस हैं, ठीक है, ये दोनों थैलेमाए हैं, ठीक है। इन दोनों थैलेमाए के अराउंड इधर हमारे पास जो है वो होता है इंटरनल कैप्सूल, जहाँ से सारे असेंडिंग ट्रैक्स ऊपर जा रहे होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स नीचे आ रहे होते हैं। तो अगर ये डैमेज हो जाएगा ना, तो सेंसरी सिस्टम भी और मोटर सिस्टम भी सारा कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो थ्रोम्बोसिस इन एन आर्टरी सप्लाइंग द इंटरनल कैप्सूल, सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस लीड टू अ स्ट्रोक द रिजल्ट इन कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होता है। एज द ट्रैक्स पासिंग थ्रू द इंटरनल कैप्सूल आर क्लोजली पैक्ड, इवन अ स्मॉल लीजन कैन कॉज एक्सटेंसिव पैरालिसिस, यानी वो इतने इकट्ठे हुए होते हैं इस लेवल पर कि थोड़ा सा भी लीजन एक्सटेंसिव पैरालिसिस कॉज कर सकता है। सेंसेशंस भी लॉस्ट हो सकती हैं, रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेट हो सकते हैं, जैसे टिपिकल अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस में होते हैं, क्योंकि इस लेवल पर जो डैमेज हुआ है दैट इज अ काइंड ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, दैट्स वाई उसके सिम्टम्स आपको मिलेंगे। अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या है, इट इज़ अ डीजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ द ब्रेन अकरिंग इन मिडल टू लेट लाइफ। अर्ली मेमोरी लॉस होने लग जाता है, इसमें पर्सनैलिटी डिसइंटीग्रेशन होती है, ठीक है, कंप्लीट डिसऑरिएंटेशन होती है, स्लरिंग स्पीच होने लग जाती है, रेस्टलेसनेस होती है, एंड दैट आर द कॉमन साइंस ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़। उसके बाद थैलेमिक हैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्ट्रालेटरल हैंड इज हेल्ड इन एबनॉर्मल पोस्चर विद थैलेमिक लीजन्स, इसमें थैलेमिक न्यूक्लियाई में लीजन होती है, जिसकी वजह से जो अपोजिट साइड का हैंड होता है वो एक एबनॉर्मल सी पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। और द रिस्ट इज प्रोनेटेड, अब वो पोजीशन क्या होती है कि रिस्ट प्रोनेटेड होती है, फ्लेक्स्ड होती है, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स फ्लेक्स्ड होते हैं, और इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स आर एक्सटेंडेड, ठीक है। जैसे कार्पोपीडल स्पैज्म में आपने पढ़ा था ना कि उसमें तो कुछ इस तरह की होती है कि रिस्ट जॉइंट भी फ्लेक्स है, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट भी फ्लेक्स्ड है, और हमारे पास जो इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स होते हैं वो भी फ्लेक्स्ड होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह की है, ये दोनों फ्लेक्स्ड हैं लेकिन जो फिंगर्स हैं वो एक्सटेंडेड हैं, ठीक है। अब इसमें ये मेरा बाजू है, ये मैं आपको हैंड दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये फिंगर है, इसमें फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। तो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ थैलेमिक हैंड। उसके बाद द फिंगर्स कैन बी मूव्ड एक्टिवली बट मूवमेंट्स आर वेरी स्लो, ठीक है। द कंडीशन इज ड्यू टू ऑल्टर्ड मसल टोन इन डिफरेंट मसल ग्रुप्स, ठीक है, मसल टोन ऑल्टर हो जाती है, दैट्स वाई इट इज़ हैपनिंग। उसके बाद है कॉटराइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब हम पढ़ने लगे हैं, जो थैलेमिक लीजन होती है ना, इट इज़ वेरी वेरी पेन कॉजिंग, ठीक है, सिर से बहुत पेन होती है। और जो थैलेमस है इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर पेन ट्रांसमिशन, क्योंकि पेन फाइबर्स भी यहीं से गुजर कर जा रहे होते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर। तो जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जिनके अंदर टर्मिनल स्टेज के पेशेंट्स, जिनके अंदर पेन बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उनकी पेन को कम करने के लिए थैलेमस के इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई, इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई थैलेमस के कौन से हैं, थैलेमस के अंदर एक हमारे पास इस तरह से ये जो लेमिना है ना, ये सेंटर वाला, इसके अंदर कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, उनको हम इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई कहते हैं, उनको कॉटराइज कर देते हैं, और इट हैज़ शोन टू रिलीव सवियर अनइंट्रैक्टेबल पेन एसोसिएटेड विद टर्मिनल कैंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स थे। उसके बाद आ जाते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन और लिम्बिक सिस्टम पर। इसमें क्लूवर बूची सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है। रेडिकुलर फॉर्मेशन ऑब्वियसली इट इज़ इन्वॉल्व इन अराउजल, जो हम जाग रहे होते हैं, तो अगर इसमें कोई डैमेज होगा तो ड्राउजीनेस होगी, अनकॉन्शियसनेस होगी, कोमा होगा, पेशेंट कोमा में होगा, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लूवर बूची सिंड्रोम, ये अमिगडाला के डैमेज की वजह से होता है। लीजन्स ऑफ अमिगडलॉइड कॉम्प्लेक्स लीड टू क्लूवर बूची सिंड्रोम, और इसमें पर्सन बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है, ही विल बी इनक्विजिटिव, ही विल बी ईगर टू नो अबाउट एवरीथिंग, ही विल बी अनफियरफुल, ठीक है, शोड नो एविडेंस ऑफ फियर और एंगर एंड अनएबल टू अप्रिशिएट ऑब्जेक्ट्स विजुअली, दे हैव एन इंक्रीज एपेटाइट एंड इंक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी इवन विद मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो वो एक अजीब से सेक्सुअल बिहेवियर्स भी होंगे, तो जो ये हमारे पास जो है वो सिंपल इसका लिम्बिक सिस्टम का क्लिनिकल है। उसके अलावा स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया में डिसऑर्डर थिंकिंग है, ब्लंटेड इफेक्ट है, इमोशनल विड्रॉल है,
पैरानॉइड डिल्यूशंस यानी जो चीज़ें हकीकत में नहीं हैं वो उन्हें दिखाई देंगी। एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशंस और आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस ऑफ डोपामीन इन लिम्बिक रिसेप्टर्स। ये एमसीक्यू आ सकता है कि ये क्यों होता है, तो ये एक्सेस ऑफ डोपामीन की वजह से होता है लिम्बिक रिसेप्टर्स के अंदर। ठीक है, और अगर डोपामीन की कमी हो जाए इन बेसल गैंग्लिया सिस्टम तो पार्किंसंस होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये डोपामीन की एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से एक डिजीज़ है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या है? डिसऑर्डर्स ऑफ बेसल गैंग्लिया आर ऑफ टू जनरल टाइप्स, हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर्स जिसमें मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती हैं, जिसमें कोरिया, एथिटोसिस और बेलिस्मस इसके एग्जांपल्स हैं। और दूसरी कैटेगरी है हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें या तो मूवमेंट हो ही नहीं रही या बहुत कम हो रही है। पार्किंसंस डिजीज में दोनों तरह की मोटर डिस्टर्बेंसेस होती हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल दी हुई है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अब हम कोरिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोरिया क्या है? ये इनवॉलंटरी है, क्विक जर्की इरेगुलर मूवमेंट्स दैट आर नॉन रेपिटेटिव इन grimaces and sudden movements of the हेड और लिम्स। ठीक है, ये इनवॉलंटरी सी जर्की सी मूवमेंट्स होती हैं, नॉन रिपीटेटिव होती हैं और बिल्कुल सडन होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हंटिंगटन्स डिजीज़ पर। अच्छा, कोरिया की जो मूवमेंट्स होती हैं ना, ये हमारे पास बेसल गैंग्लिया के अंदर लीजन की वजह से ही होती हैं। ये सारी बेसल गैंग्लिया की हम पढ़ रहे हैं। जैसे हेमीबिलिस्मस है, वो होता है ग्लोबस पैलेडस की लीजन की वजह से। ठीक है, और तो ये कोरिया का इस बुक में तो नहीं लिखा हुआ स्नेल में, लेकिन इसका फिजियोलॉजी गाइटन में लिखा हुआ है कि ये कौन से न्यूक्लियस की लीजन की वजह से होता है, तो आप ये वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद है हंटिंगटन्स डिजीज़। हंटिंगटन्स डिजीज़ मैंने सिनेरियोज़ वाले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। इन जो स्पेसिफिक सिनेरियोज़ है ना, जो पास पेपर्स में आए हुए हैं, आपने उनको कैसे डिस्टिंग्विश करना है एक दूसरे से विद एग्जांपल्स, पास पेपर्स की सर्टिफाइड एग्जांपल्स। तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सिनेरियोज़ पढ़ना चाहते हैं जो इनके पास एसईक्यूज़ में बहुत ज़्यादा और अब आने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा हैं, तो आप मेरा वो वाले सिनेरियोज़ वाले लेक्चर सुन सकते हैं, जो कि सिनेरियोज़ सेकंड ईयर की पीडीएफ की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें मैंने हंटिंगटन्स डिजीज़ का भी बताया हुआ है कि हंटिंगटन्स डिजीज़ को आप बाकी डिजीज़ से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे जो पार्किंसंस है, और इसके अलावा हमारे पास एक इसमें पार्किंसंस आती है, हंटिंगटन्स आती है, सेरिबेलर लीजन आती है, उसकी डिजीज़ आती हैं। तो इन तीनों को डिस्टिंग्विश हम कैसे करते हैं? हंटिंगटन्स डिजीज़ का जो सबसे स्पेसिफिक फीचर होता है वो होता है डिमेंशिया। हंटिंगटन डिजीज़ के पेशेंट में आपको डिमेंशिया मिलेगा, पार्किंसंस और सेरिबेलर लीजन के पेशेंट में डिमेंशिया नहीं होता। सेकेंडली, इसकी रीज़न क्या होती है? इसमें गाबा सिक्रीटिंग और एसिटाइलकोलिन सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स डिजेनरेट हो जाते हैं। क्यों डिजेनरेट होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक ख़ास किस्म की हंटिंगटन प्रोटीन बनने लग जाती है, क्योंकि म्यूटेशन हो चुकी होती है। ठीक है? उसके अलावा इसमें डिमेंशिया क्यों होता है? क्योंकि एसिटाइलकोलिन सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स भी डैमेज हो रहे होते हैं, और इट इज़ एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसकी वजह से जो एक पूरा मेमोरी का पाथवे बनना होता था ना, वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से डिमेंशिया होता है। ठीक है, और इसमें कोरिफॉर्म मूवमेंट्स होती हैं, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, ट्विचिंग ऑफ फेस, लेटर वो मसल ग्रुप्स आर इन्वॉल्व, सो द पेशेंट बिकम्स इमोबाइल एंड अनएबल टू स्पीक और स्वेलो, और प्रोग्रेसिव डिमेंशिया। ये दो ही इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विद लॉस ऑफ मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। उसके बाद है साइडेनहैम कोरिया। इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड इन विच देयर आर रैपिड इरेगुलर, वही कोरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रैपिड होंगी, इरेगुलर होंगी, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगी, लेकिन ये लिम्स, फेस और ट्रंक में होंगी। द कंडीशन इज एसोसिएटेड विद रूमेटिक फीवर, ये स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है रूमेटिक फीवर से, और इसका नाम हमने खास कर दिया है साइडेनहैम कोरिया। एंटीजेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ स्ट्राइएटल न्यूरॉन्स। स्ट्राइएटल न्यूरॉन्स यानी जो न्यूरॉन्स बेसल गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम स्ट्राइएटम भी कहते हैं। ठीक है, बेसल गैंग्लिया को कॉर्पस स्ट्राइएटम। तो उसके जो न्यूरॉन्स हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो जो इस बैक्टीरिया के एंटीजेंस होते हैं जो रूमेटिक फीवर कॉज करता है, वो उन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के साथ मिलते जुलते होते हैं। तो क्या होता है कि जो होस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं, वो ना सिर्फ उन बैक्टीरियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, बल्कि वो जो न्यूरॉन्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं बेसल गैंग्लिया के अंदर, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से साइडेनहैम कोरिया हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है हेमीबिलिस्मस। इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट कन्फाइंड टू वन साइड ऑफ द बॉडी। हेमी है तो ये सिर्फ एक साइड ऑफ द बॉडी पर होती है। इट इन्वॉल्व्स प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी मास्कुलेचर एंड द लिम्ब सडनली फ्लाइज अबाउट आउट ऑफ कंट्रोल। लिम्स आपके सडन मूवमेंट करने लग जाएंगे आउट ऑफ कंट्रोल, एंड इट अकर्स इन ऑल डायरेक्शंस। द लीजन अकर्स इन ऑपोजिट सबथैलेमिक न्यूक्लियस। ठीक है, और ये सबथैलेमिक न्यूक्लियस में होती है इसकी लीजन। अच्छा, इसकी सब थैलेमस में होती है, सॉरी, इसकी ग्लोबस पैलेडिस में नहीं होती, सब थैलेमस में होती है। उसके बाद है पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है? जो सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामीन सिक्रीटिंग न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं दैट आर इनहिबिटेड टू द बेसल गैंग्लिया सिस्टम, वो हमारे पास उनकी डिजेनरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से डोपामीन नहीं आता, उसकी कमी हो जाती है विद इन कॉर्पस स्ट्राइएटम, और हाइपर सेंसिटिविटी होती है डोपामीन रिसेप्टर्स की, और वो ज़्यादा ओवर फायरिंग कर रहे होते हैं। अब इसके फीचर्स में इन्होंने हिंट दिया हुआ है। पार पी से postural disturbances, akinesia, rigidity, and resting tremors. Resting tremors is a very pet feature of Parkinson's disease, while intentional tremors is a pet feature of cerebellar lesion. ये मैं आपको cerebellum वाले टॉपिक में भी बता चुकी हूँ, पार्ट 1 वाली वीडियो में। ठीक है, तो postural disturbances, akinesia होता है,
मूवमेंट को इनिशिएट करने में मुश्किल होती है, आगे मूवमेंट परफॉर्म हो जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है पार्किंसन का। उसके बाद है रिजिडिटी, मसल्स में रिजिडिटी पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि ओवर फायरिंग हो रही है ना, स्पास्टिक पैरालिसिस होगा, ठीक है, और रिजिडिटी होगी। और यहाँ पर रिजिडिटी की टाइप्स भी बताई हुई हैं। अगर फुल रेजिस्टेंस है थ्रू आउट द मूवमेंट और ट्रेमर नहीं है, यानी जो कॉन्टिन्यूस है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा, उसको हम प्लास्टिक रिजिडिटी कहते हैं या स्पास्टिक रिजिडिटी कहते हैं। और अगर ट्रेमर्स प्रेजेंट है, यानी वो वाइब्रेट होकर रिजिड हो रहा है मसल, तो उसको हम कहते हैं कॉग व्हील रिजिडिटी। उसके बाद है रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं, यानी कि बिल्कुल जब पेशेंट रेस्ट पर है और उसकी कोई मूवमेंट नहीं है, स्टिल उसका जो हाथ है वो कांप रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज रेस्टिंग ट्रेमर एंड इट अकर्स ड्यू टू अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट, यानी जो एगनिस्ट हैं और एंटेगनिस्ट हैं, फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स हैं, वो ऑल्टरनेटिवली फायर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन जो है, वो ट्रेमर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नॉर्मल होते हैं, तो एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस नॉर्मल होते हैं, कोई विबिंस्की साइन नहीं होता, ठीक है, और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी नॉर्मल होते हैं, बस इसमें टोन और मसल मूवमेंट्स अफेक्ट होती हैं। उसके बाद है पोस्ट एनसेफेलिटिक पार्किंसनिज्म, यानी किसी को एनसेफेलाइटिस हुआ, इन्फ्लेमेशन हुई ब्रेन की, उसके बाद पार्किंसन डेवलप हो गया, ठीक है। तो इट कैन बी अ साइड इफेक्ट, अच्छा ये भी डेवलप हो सकता है, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। और एक आइट्रोजेनिक होता है, इट कैन बी द साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जो कि डोपामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ये जो आगे बातें लिखी हुई हैं आप उन्हें अगर पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ लें, बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। एथिटोसिस पर आ जाए तो एथिटोसिस और कोरिया में फ़र्क क्या होता है, इसमें स्लो मूवमेंट्स होती हैं, रिदिंग मूवमेंट्स होती हैं, उसमें इनवॉलंटरी सडन जर्की मूवमेंट्स थी, ठीक है, और ये डिस्टल सेगमेंट्स ऑफ द लिम्ब को इन्वॉल्व करती हैं, यानी फिंगर्स को, टोज को, उनको इन्वॉल्व करती हैं, और ये होता है ग्लोबस पैलिडस की डिजनरेशन की वजह से, ठीक है, विद द ब्रेकडाउन ऑफ सर्किटरी इन्वॉल्विंग द बेसल न्यूक्लियाई एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ओके। उसके बाद आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा CSF एंड वेंट्रिकल्स। उसमें हमारा सबसे पहला है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपको स्पाइनल कॉर्ड की, CSF की, ड्यूरामेटर, पायामेटर, इनकी एक्सटेंट पता होनी चाहिए। तो जी लंबर पंक्चर हम करते क्यों हैं? इट इज़ यूज टू परफॉर्म टू obtain सैंपल्स ऑफ CSF। और CSF का सैंपल हमें क्यों चाहिए? जब ब्रेन में कोई पैथोलॉजी है, ब्रेन का कोई मसला है, तो हम CSF ड्रेन करके CSF की कंपोजिशन देखते हैं, और अगर उसकी कंपोजिशन नॉर्मल कंपोजिशन से चेंज हो तो हमें इससे डायग्नोसिस मिल जाता है डिफरेंट डिजीज़ का, ठीक है। बट लंबर पंक्चर इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटिव इन हाइड्रोसेफेलस, यानी अगर इंट्रा क्रेनियल प्रेशर राइज हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आप लंबर पंक्चर नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो ब्रेन हर्निएशन हो जाएगी थ्रू द फोरामेन मैग्नम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक्सटेंट की मैं बात करी थी, एक्सटेंट आपको पता होनी चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटेंट कितनी है, लोअर बॉर्डर ऑफ L2 तक, ठीक है। और जो हमारे पास पायामीटर है, वो हमारे पास टिप ऑफ कॉक्सिक्स तक उसकी जो एक एक्सटेंशन जारी होती है, उसको हम फाइलम टर्मिनेल कहते हैं, और S2 तक हमारे पास जो है वो ड्यूरल सैक की एक्सटेंड होती है, जिसमें CSF होता है, ठीक है। तो लंबर पंक्चर इज परफॉर्म टू obtain samples of CSF or various diagnostic and therapeutic purposes. In this procedure, a needle is introduced into the subarachnoid space. चूँकि CSF वहाँ होता है तो हम वहीं पर नीडल डालते हैं, और हम L2 के नीचे वाले लेवल्स पर ये लंबर पंक्चर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकती है ना, तो इसलिए हम उसके नीचे वाले लेवल्स पर करते हैं। Through the interval between third and fourth lumbar vertebrae, with the patient lying on his or her side, हम उसको साइड पर लेटाते हैं, यानी ना ही पूरी प्रोनेट पोजीशन होती है, ना ही सुपिनेट होती है, लाइंग साइड पे होती है। And up in the upright sitting position with the vertebral column well flexed, the space between adjoining lamina in the lumbar region is increased to a maximum, ठीक है। जब उसकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उस पर अच्छी खासी स्पेस क्रिएट हो जाती है फ्लेक्स करने की वजह से, तब हम उसमें नीडल इंसर्ट करते हैं। और कौन कौन से स्ट्रक्चर को पियर्स करते हैं? सबसे पहले स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, एरियोलर टिश्यू, पर्पस ऑफ, अच्छा ये सारी हम लेयर्स पियर्स करके फिर हम पहुंचते हैं उस लेयर तक। अच्छा, पर्पस क्या है? टू एस्टिमेट CSF प्रेशर, टू कलेक्ट CSF, टू इंट्रोड्यूस एयर एंड रेडियोपेक डाइज टू सबएराक्नॉइड स्पेस, और स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए हम ये सारे काम करते हैं। So the next one is hydrocephalus, which is an abnormal increase in the quantity of CSF that can lead to the enlargement of the head in children, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफेलस। तो इसमें CSF की कंसंट्रेशन मोर देन नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। और CSF का जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है, जिससे ब्रेन सब्सटेंस पर प्रेशर पड़ता है, ब्रेन सब्सटेंस कॉम्प्रेस होता है, उसकी जो आर्टरीज, नर्व्स, वेसल्स होती हैं वो कॉम्प्रेस होती हैं, और सर्टन एरियाज ऑफ द ब्रेन का ब्लड सप्लाई इवन इम्पेयर हो जाता है, और वहाँ डिजेनरेशन हो सकती है। तो ये सारा कुछ हाइड्रोसेफेलस की कॉम्प्लिकेशंस में आता है।
इसकी कॉजेज़ क्या-क्या हो सकती हैं? 2 तरह की कॉजेज़ हैं, या तो प्रोडक्शन सीएसएफ की बहुत ज़्यादा हो रही है बाय द वेंट्रिकल्स, या फिर जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है उसमें कहीं ब्लॉकेज आ रहा है, ठीक है? जो हमारे पास एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है वो बहुत नैरो पैसेज होता है, समटाइम्स वहाँ ब्लॉकेज आ जाता है, समटाइम्स सबअरेक्नॉइड स्पेस में ब्लॉकेज आ जाता है, या अरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस जो ड्रेन कर रही होती हैं वीनस साइनसेस में, वहाँ पर ब्लॉकेज आ सकता है, जिसकी वजह से वहाँ का वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज़ करता है, ठीक है? तो जिसमें हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन कम्युनिकेटिंग, ठीक है? और जिसमें हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, ठीक है? और जो ऑब्स्ट्रक्टिव वाला होता है उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस कहते हैं, ठीक है? उसके बाद है इंट्राक्रैनियल न्यूमोग्राफीज़ रिप्लेसमेंट ऑफ सीएसएफ विदिन द वेंट्रिकल्स इन सबअरेक्नॉइड स्पेस विद एयर और ऑक्सीजन। इट इज़ अ प्रोसीजर बिकॉज़ द एयर और गैस इज़ लेस डेंस देन द फ्लूइड और न्यूरल टिश्यू। वेंट्रिकल्स एंड सेरेब्रल गायराई कैन बी विजुअलाइज्ड। इसके नतीजे में हम क्या देखते हैं, ब्रेन के जो गायराए हैं, जो सल्काएँ हैं, उनको देखने के लिए हम उसको एयर से फ़िल्ड कर देते हैं, उससे वो हमें प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। इन एन एन्सेफेलोग्राम द एयर और ऑक्सीजन इज़ इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ स्पाइनल टैप, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जैसे लंबर पंक्चर जो मैंने आपको ऊपर बताया उसी लेवल पर हम वहाँ पर एयर डालते हैं। रेडियोग्राफ्स ऑफ द स्कल आर देन मेड, फिर हम रेडियोग्राफी करते हैं उसकी। इन अ वेंट्रिकुलोग्राम एयर और ऑक्सीजन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेटरल वेंट्रिकल। बिल्कुल इसी तरह एक प्रोसीजर है वेंट्रिकुलोग्राम, जिसमें हम वो वेंट्रिकल्स के अंदर स्पेसिफिकली एयर और ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, हम स्कल के अंदर एक नीडल इंसर्ट करते हैं, ठीक है? और स्पेशली वो सूचर वाली जगह से इंसर्ट करते हैं ताकि बोन को पियर्स ना करना पड़े। रेडियोग्राफ बनाते हैं फिर ब्रेन के, स्कल के, और वेंट्रिकुलोग्राफी में हम सिर्फ वेंट्रिकल्स को देख रहे होते हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लिनिकल्स ऑफ न्यूरो एनाटॉमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।